नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 के लिए बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान अर्थात फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस को हम रेगुलर देख रहे हैं। और इसके पहले जो है हमारी एक ही क्लास हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास के ऊपर तीसरी क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में हमने जो पहली क्लास थी वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था। उसमें जितनी भी सामान्य बातें थी उन सभी सामान्य बातों की हमने यहाँ पर बात करी थी। अब यदि आप देखोगे उसके बाद हमने किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, लेडी एडा अगस्टा कौन है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग हुआ है, कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ है, उनके कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। और यदि आपसे पूछे विश्व का पहला व्यापारिक या वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है, इन तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो हमने पिछले दो क्लासेस में कर ली है। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इसमें जो है हम थोड़ा सा समझेंगे कि सर हमारे पास जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है या अर्थात हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके आगे की हम बातें समझेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा कल की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कल की बातें जो हैं उसके ऊपर लिखेंगे। देखिए, यदि हम पूछे कि सर कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण वर्गीकरण ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। यदि आप देखेंगे तो इसको हमने कल थोड़ा सा चीज समझा था कि कहां कहां पर है। और याद रखिएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। आप सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सर हमने ये देखा था लास्ट टाइम, मैंने आपको ये बताया था कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये हम आगे बात करेंगे। उसके आगे हमारे पास पेटा फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लॉप्स क्या है, इन सब तमाम प्रकार की चीजों को हम बात करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वर्गीकरण होता है, मुख्य रूप से हमने 5 प्रकार से बांट कर रखा है कि किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जिसमें आप सबसे पहले यदि देखोगे तो हार्डवेयर के आधार पर हमने कल डिस्कस कर लिया था कि हार्डवेयर के आधार पर कौन से कंप्यूटर है। जैसे कि उसमें जनरेशन आता है, अमूमन आप देखोगे कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पांचवी पीढ़ी, ये ऐसी 5 पीढ़ी होती है जो हमारे पास किसके पास देखने को मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। और उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी में हमने किसका प्रयोग किया था, तो आपको वैक्यूम ट्यूब बताना है, ट्रांजिस्टर बताना है, आईसी चिप बताना है, इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ हम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम लिस्ट प्रोसेसिंग और आपके पास प्रोलॉग, जूलिया, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हमारे पास बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है तो हमें सिर्फ फंडामेंटल और सतही सतही चीजों को समझना है। ठीक है जी। तो चलिएगा यहां थोड़ा सा देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहला आता है हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर। और इसको हमने कल देख लिया था है जी। पर थोड़ा सा मैं उसको कनेक्ट करने के लिए, ये हमारी है पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी। ठीक है, एक मिनट, पहली पीढ़ी। उसके बाद हमारे पास आएगा दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। फिर हमारे पास आएगी तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। फिर हमारे पास आएगी सर चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। और हमारे पास आएगी सर पांचवी पीढ़ी। आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि जैसे तीसरी पीढ़ी में हमने किसका प्रयोग किया है, और वहीं पर यदि आप देखोगे तो तीसरी पीढ़ी में हमने जिसका प्रयोग किया है वो कौन सी प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, इन सब के बारे में यदि आप बताना चाहो तो बता सकते हो। आगे देखिएगा सर। अब आगे आज की जो क्लास है हमारे पास वो है अनुप्रयोग या कार्य पद्धति के आधार पर, अनुप्रयोग व अनुप्रयोग व कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, अनुप्रयोग व कार्य पद्धति। यहां पर मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। और वो है हमारे पास सर एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास सर डिजिटल कंप्यूटर। और फिर हमारे पास आएगा हाइब्रिड।
ये हमारे पास अनुप्रयोग और किसके कार्य पद्धति के आधार पर। तो ये पूछा गया है कि अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के, व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। तो व्यापम ईएसबी एप्टेक कंपनी जो पेपर का जो ऑर्गेनाइज करती है, किस प्रकार से पेपर बनता है, सेम पैटर्न जो है हम फॉलो करेंगे। आगे देखिएगा, अगला है हमारे पास आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो के बाद मिनी कंप्यूटर, और मिनी के बाद आप देखोगे तो सर मेन फ्रेम आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। कौन सा आ जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये हमारे आकार के आधार पर ऐसे हमने वर्गीकरण किया, इसके बाद डायरेक्ट फिर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पर आ जाएंगे जो हमारे कंप्यूटर के भाग है। आकार के, उसके बाद हमारे पास उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य भी हो सकता है, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य पर आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं, या तो जो हमारे पास इंटरनेट वगैरह सामान्य उद्देश्य के लिए हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास जो होगा सर वो होगा विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। ये हमारे पास दो प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। कल हमने इसकी बात कर ली थी, हार्डवेयर के आधार पर जितने भी हमने पढ़ना था, जिस चीजों के बारे में हमें जानकारी लेना था, उन सभी के प्रकार की हमने बात कर ली है। तो उम्मीद है यहां तक की जो बात है आप सभी को क्लियर होगी, ठीक। चलिए अब यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल वाली बात तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर में हमने देख ली थी कि सर पहली पीढ़ी में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब आता है, फिर ट्रांजिस्टर आता है, फिर आईसी चिप आती है, फिर माइक्रो प्रोसेसर आता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। तो इसकी हमने बात कर ली। अब डायरेक्ट हम बात करेंगे जो अगला हमारा, जिस तरीके से आप देखोगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार या ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो है, हाँ बिल्कुल, हाँ नोट्स जो है आपको इसमें डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा ना, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एकदम नोट्स फॉर्म में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ज्योति जी, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर अनुप्रयोग के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है कंप्यूटर पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा आता है? एनालॉग कंप्यूटर आता है। जैसे कि भौतिक मात्राएं जितने भी होती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उसमें जो डेटा बार बार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जैसे टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, किसी भी हम दाबमान को ले लें या किसी भी प्रकार की चीजों को ले लें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट हमें समझ में आता है कि जहां पर डेटा परिवर्तित होता है उसको मेजर करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर होता है, जिसको प्रोसेस करने के लिए उसको हमारे पास क्या आता है, उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। यहां पर आप देख सकते हो कि एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार का डायग्राम है, जहां पर आप देख सकते हो विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणितीय मॉडल में इसका प्रयोग करते हैं, और भौतिक संकेतों के लिए और सटीकता के लिए एनालॉग कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम लिखते हैं इसमें। तो एनालॉग कंप्यूटर की सबसे पहले यदि परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा निरंतर परिवर्तित होने वाला डाटा, जैसे तापमान हो गया है, तापमान दाब, ठीक है, जो बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, निरंतर रूप से निरंतर परिवर्तित होने वाले डेटा को मापने व प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर, ठीक है। हालांकि यदि आप देखोगे वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है, वर्तमान में प्रचलन ये बंद ही हो गया, आप कौन ये यूज करता है, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास उपकरण या इक्विपमेंट होते हैं जहां पर हम मापते, जैसे मान लीजिए हमारा बुखार कितना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बता देगा कि 100 डिग्री है, 102 डिग्री है, तो वो धीरे धीरे डाटा जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो जहां पर निरंतर जो परिवर्तित होता है उसको नापने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर है प्यारे भाई, वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। उम्मीद है यहां तक की जो बात है
आपको चमक गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी विशेषता जो है बच्चों, भौतिक संकेतों का उपयोग करते हैं और सटीकता के लिए ये सीमित होता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखोगे, इसकी विशेषता देखोगे तो भौतिक संकेतों का उपयोग और सटीकता के लिए, वो सटीकता के लिए सीमित, सटीकता के लिए सीमित है। और यहाँ पर दूसरी बहुत, हाँ पीडीएफ यही मिल जाएगी ना पंकज, क्लास के बाद ही पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए, ये क्लास की सेम पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। तो विशेषता है भौतिक संकेतों का उपयोग और सटीकता के लिए सीमित है। परिभाषा निरंतर परिवर्तित होने वाला डेटा है जिसमें तापमान को मापने को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर है। उसके अलावा इसमें यदि आप देखोगे कि इसका अनुप्रयोग या इसका उपयोग कहाँ होता है तो गणितीय 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 वैज्ञानिक क्षेत्र में। ठीक है, उदाहरण के रूप में यदि आप देखोगे तो हमारे पास जो तापमान मीटर आता है, टेम्परेचर मीटर, तापमान रीडर जो है वो आपको एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण देखे गए। और इस प्रकार का जो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाँ बिल्कुल भाई, रिवीजन के लिए पीडीएफ की जरूरत है ना, पीडीएफ जरूर मिलेगी आपको पंकज वर्मा जी। ओके, चलिए अब आप देखोगे तो आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि जो सिग्नल चलता है उसमें जो पॉइंट चलते हैं, सीधी सी बात, जहां पर डेटा फ्लक्चुएट होता है, जहां पर डेटा परिवर्तित होता है और जहां पर फ्लक्चुएशन आता है, डेटा परिवर्तित होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, वहां पर हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर। आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल पे काम करता है, अर्थात जो बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा मतलब 0 या 1, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस करने वाला जो कंप्यूटर है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। सीधी सी बात है। यदि हम सिग्नल की भी बात करें तो एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग घड़ी होती है, डिजिटल घड़ी होती है। जो 0 या 1 के फॉर्म में चले वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारी डिजिटल घड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सर, डिजिटल घड़ी। तो आज के जो कंप्यूटर है, वर्तमान के जो हमको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, अंकों की गणना करने वाले कंप्यूटर। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे, यहां देखिएगा, अंकों की गणना, अंकों की गणना और कौन से बाइनरी डेटा, अंकों की गणना करने वाले या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाले जो कंप्यूटर है वो आपके कौन से हो जाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर। सर जी 0 या 1 के फॉर्म में जो चलता है, और आपको पता है ये मशीनी भाषा, कोई हम क्या करते हैं, कंप्यूटर उसको यूज करता है। याद रखिएगा इसका उपयोग जो है सामान्यतः सामान्य कार्य जैसे डेटा को प्रोसेस करना है, इंटरनेट ब्राउजिंग आदि। ये सब हम किस पर कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर पर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर हम ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेमिंग में कर सकते हो। ठीक है, ओके, गेमिंग में भी कर सकते हैं। उसकी विशेषता आप देखोगे उच्च गति के लिए काम करता है, विशेषता जो है उच्च गति के लिए, उच्च गति व जो परिणाम है उसमें सटीकता आती है। भाई एक्यूरेसी जो है अधिकता मिलती है, सटीकता। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास जो बाइनरी डेटा होता है, अर्थात जो कंप्यूटर समझ, भाई सीधी सी बात है, 0 और 1 को प्रोसेस करता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। सामान्य कार्य होता है, इंटरनेट ब्राउजिंग होता है, गेमिंग में होता है, डेटा को प्रोसेस करने में होता है। इन तमाम प्रकार के चीजों में हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आधुनिक जो चीजें हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण
लैपटॉप, कॉमटॉप। चलिए अब बताएं मुझे, यहां तक की बात चमकी आप सभी को, यहां तक की बातें क्लियर है? तो अभी हमने पढ़ा है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर हमारे कंप्यूटर कितने हैं। तो हमने सर बताया है कि हमारे पास 3 कंप्यूटर है, जिसमें आपका एक एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, और तीसरा जो है हम हाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। तो पहले मुझे बताएंगे, फिर हम यहाँ पर आगे समझेंगे कि सर क्या है। ठीक है, चलिए बताएं सभी बच्चे। ओके ठीक। अब यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास आ गया है सर हाइब्रिड। और हाइब्रिड का जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हवाई यातायात नियंत्रण में जो एरोप्लेन या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, जो पायलट वगैरह होते हैं, जो बाहर का जो भी चीजें मापना रहेगा वो एक हमको फॉर्म में मिलेगा। जैसे उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो तो फ्लक्चुएट होता रहेगा भाई, कभी 30 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 38 आएगा, 40 आएगा। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, पर उसको हमें 0 या 1 के फॉर्म में आता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का। सर ये बात नहीं समझ में आई, और दूसरा उदाहरण बताइए। दूसरे उदाहरण में आपने आईसीयू देखा होगा, जो हॉस्पिटल में आईसीयू के आपने कई वीडियो देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट है, पहले तो ये समझिएगा। साथियों यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति की जो भी इंटरनली जो शरीर में हार्ट बीट वगैरह ये जो भी चेक होती होगी वो फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि वो एकदम कांस्टेंट तो नहीं चलेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। तो यहां पर लगा दिया जाता है, तो जो डेटा होता है एक तो एनालॉग चलेगा, और जो सटीकता मिलेगी वो डिजिटल की बात ही आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें हम एनालॉग का भी प्रयोग करते हैं और हम किसका करते हैं? डिजिटल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए परिभाषा देखिए। एनालॉग, एनालॉग व डिजिटल, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन, संयोजन को ही हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कहा जाता है। इसके बाद यदि आप देखोगे कि सर यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि आपने इसका उदाहरण भी हम देखेंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट में आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा हवाई यातायात नियंत्रण में आपको इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में, अस्पताल में, रक्षा में, तो इसका उपयोग यदि आप देखोगे, उपयोग तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, ठीक है, अस्पताल आदि में। ठीक है जी, ओके। और याद रखिएगा कि इसकी विशेषता यदि आप देखोगे तो यहां पर दोनों की ही कंप्यूटर की हमें विशेषता देखने को मिलती है। आमतौर पर यदि हम देखते हैं यहां पर, तो एनालॉग की सटीकता होती है कि किस प्रकार से हमारे पास सटीकता होती है, और डिजिटल की गति का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो एनालॉग की सटीकता, एनालॉग कंप्यूटर की सटीकता, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर की सटीकता तथा डिजिटल कंप्यूटर की गति। ये डायरेक्ट प्रश्न जो आपको क्वेश्चन में आएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि भाई एनालॉग और डिजिटल का सम्मिश्रण या संयोजन क्या होता है? तो हाइब्रिड होता है। और इसका उदाहरण देखिए कहां पर हम प्रयोग करते हैं। तो जो आईसीयू है हॉस्पिटल का, आईसीयू का मॉनिटर, आईसीयू का मॉनिटर, और हवाई यातायात नियंत्रण में, हवाई यातायात नियंत्रण, इन दोनों जगह हम जो है प्रयोग करते हैं किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। साथियों उम्मीद है यहां तक की जो बात है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए
बताएं। अब हमारे पास हमने जो देखा है, सबसे पहले हमने देखा है वर्गीकरण में हार्डवेयर के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर 5 मिलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन 3 मिलेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज अर्थात आकार के आधार पर कंप्यूटर हमें देखने को मिलेंगे, वो हमें 4 मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे अब हमारे पास आ रहा है आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार या ऑन द बेसिस ऑफ जो साइज होता है उस पर कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही यहां पर आपने देखा होगा कि देखिए यहां पर आपसे डायरेक्ट है, यहां पर देखिएगा आकार के आधार पर माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर। इनकी डायरेक्ट हमें बात करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित रहते हैं। इस पर माइक्रो प्रोसेसर आधारित छोटे और सस्ते कंप्यूटर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इनका व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, गेमिंग क्षेत्र में, मतलब व्यक्तिगत उपयोग कायम होता है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कहा गया है। उदाहरण के तौर पर हमारे जिस तरीके के पुराने जो कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है थोड़ी सी इधर उधर लग गई है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा जिस तरीके से हमें जो देखने को मिलता है, ठीक है, IBM PC, एप्पल, ये सब, डेल, इंस्पिरेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, घर, ऑफिस, शिक्षा, गेमिंग, स्मार्टफोन, सब में जो है माइक्रो कंप्यूटर है ना। ये इमेज थोड़ा सी गलत लग गई है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर थोड़ी सी परिभाषा हम समझते हैं पहले, माइक्रो कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, ये इमेज मत देखिएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, किस पर आधारित है ये, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित अत्यंत छोटे व सरल सस्ते कंप्यूटर, सरल और कैसे सस्ते कंप्यूटर, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। तो अब यहां पर इसका उपयोग यदि आप देखोगे, ये पहला पॉइंट है, इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं, इसका उपयोग आप घर में कर सकते हो, शिक्षा में कर सकते हो, घर हो सकता है, या व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसे कि एक मिनट, यहां पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसे के लिए घर में कर सकते हो, शिक्षा के लिए कर सकते हो, ठीक है, बीमा के लिए कर सकते हो, बैंकिंग के लिए कर सकते हो, बीमा के लिए कर सकते हो, बैंकिंग के लिए कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो घर हो गई, शिक्षा हो गई, बीमा हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया मेरे भाई, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजिंग में आप कर सकते हो, किसमें कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग में, ठीक है। एक हमारे पास है इंटरनेट ब्राउजिंग में कर सकते हो, छोटे से मैं इंटरनेट ब्राउजिंग में कर सकते हो, ठीक। अब यहां पर यदि आप देखोगे सर उपयोग हो गया, यहां पर यदि आप देखोगे हमारे पास बहुत सारे प्रकार भी हैं भाई, इसके आप देखोगे कि हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर, इसमें देखो इमेज थोड़ी सी हमारे पास इधर उधर हो सकती है, पर इसका जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है सिर्फ कहने का, वो यही है कि ये घर, गेमिंग, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा प्रणाली, व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। माइक्रो छोटा है भाई, माइक्रो साइज ही है, साइज पर उदाहरण है। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जैसे आप यहां पर देख सकते हो बच्चों, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, ठीक है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है आदि, ठीक है। एप्पल हो गया, IBM हो गया, मैकिंटोश हो गया, बहुत सारे फोन हैं जो कि आपके उदाहरण किसके देखने को मिलते हैं सर, वो हमें मिलते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। तो हमने देखा हमारा जो डायरेक्ट था आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर अमूमन आप देखोगे 4 प्रकार के, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और आपके क्या आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर। अब जैसे माइक्रो से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, माइक्रो में जो कमी है वो हम इसमें देखेंगे,
वो मिनी में देखेंगे। किस में देखेंगे? मिनी में देखेंगे। उम्मीद है यहां तक की बातें क्लियर है ना? ये मध्यम आकार के हैं। चलिए देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उनमें दो चीजें होती है। माइक्रो को हम क्यों लाते हैं? जैसे हमारे पास घर छोटा होता है, हम बड़ा इसलिए लाते हैं ताकि वहां पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो चूंकि उसमें माइक्रो में स्टोरेज की समस्या भी होगी, एक्यूरेसी की, गति की, इन सभी प्रकार तमाम प्रकार की कमियों के बावजूद इन कमियों को सुधारने के लिए हमारे पास आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है सर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी विशेषताओं में ये हाई स्पीड रहती है, स्टोरेज इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, स्मूथली चलता है, गति इसकी अच्छी होती है, और ये बड़े संगठनों में और मध्यम आकार के छोटे वो मध्यम आकार के संगठनों में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जहां पर 100-200 लोग काम करते हैं कंपनियों में, और जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वहां पर अमूमन जो है इस प्रकार के मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। और 1960 में 1960 में सबसे पहला आपको कौन सा देखने को मिलता है? मिनी कंप्यूटर, जो कि आईबीएम कंपनी ने बनाया था। जो कि आईबीएम कब बनी है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यदि जो भी बच्चा देख रहा है तो यहां मुझे बताएगा आईबीएम कंपनी का जो फाउंडेशन था वो कब बनाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। ये हमारा है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो मिनी में थोड़ा सा हम परिभाषा के रूप में समझेंगे। इसकी परिभाषा देखिएगा। परिभाषा, यह कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से सामान्यतः बड़े होते, छोटे होते, ठीक है भाई। मेन फ्रेम से छोटा होगा और माइक्रो से कैसा होगा? बड़ा होगा। कंप्यूटर से सामान्यतः बड़ा होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, इसका उपयोग निम्न व मध्यम आकार के संगठनों में भाई, ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जो कंपनीज वगैरह होती है, संगठनों में किया जाता है, ठीक है। वो हमने देखा, इसका उपयोग निम्न और मध्यम आकार के संगठनों में किया जाता है। इसकी विशेषता क्या हो सकती है? इसकी विशेषता सर होगी हाई स्पीड, उच्च गति होगी, ठीक है। और जो भंडारण है, भंडारण जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज, उच्च होगा। भंडारण कैसा होगा सर जी? उच्च होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे यहां पर बन सकता है। स्टोरेज क्षमता ज्यादा है और नेटवर्क के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। पहला मिनी कंप्यूटर जो है 1960 में आईबीएम द्वारा बनाया गया था। भंडारण उच्च होता है, उच्च प्रोसेसिंग क्षमता भी है भाई, जल्दी उच्च प्रोसेसिंग क्षमता है। यहां पर दूसरी बात हम करेंगे कि आईबीएम कंपनी द्वारा 1960 में पहला आईबीएम कंपनी द्वारा 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। डायरेक्ट, ओके जी। चलिए भाई, ज्योति पंकज बताओगे यहां तक की बात क्लियर है भाई? तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ आकार के आधार पर देखा है। आपसे ये पूछा गया है आकार के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो माइक्रो पढ़ा है, माइक्रो के बाद मिनी है, मिनी के बाद अगला जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मेन फ्रेम है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे हम जाएंगे उसमें क्या होगा? बड़े होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि सर हमारे पास सबसे पहले आ गया माइक्रो, आ गया माइक्रो के बाद हमारे पास मिनी आ गया, उसके बाद आएगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है साथियों,
वो भारी डेटा को या बड़े उच्च शक्तिशाली और भारी डेटा को प्रोसेसिंग करने वाले होते हैं और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता को संभाल सकते हैं। जो भी यूजर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं उनको भारी संख्या जो बड़ी संख्या में, आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत बड़े 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 नेटवर्क होते हैं, सर्वर रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको संभालने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसकी हाई डेटा प्रोसेसिंग होती है, हाई स्टोरेज होता है जो बहुत सारे डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो याद रखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर ही आएगा। जो बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े आकार की कंपनीज होते हैं, संगठन होते हैं, उनमें जो प्रयोग किया जाता है वो मेन फ्रेम होता है। आपने कई बार देखा होगा सर कि हमारे पास सर्वर रूम भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे बैंकिंग हो गया, सरकारी एजेंसियां, इनमें क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने की क्षमता होती है नेटवर्क सर्वर के रूप में। ठीक है जी, चलिए तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर परिभाषा। बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर, बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर जो भारी डाटा प्रोसेसिंग, जो भारी डेटा बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर जो भारी डेटा प्रोसेसिंग, जो भारी डेटा प्रोसेसिंग तथा भारी संख्या में उपयोगकर्ता को संभालने में सक्षम। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब सर इसकी विशेषता, यदि आपसे पूछे कि सर इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता आपसे पूछे तो विशेषता में यदि आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये आएगी कि ये भाई सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, भारी डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है, इसकी क्षमता और भंडारण स्पेस की जो हम भंडारण कर सकते हैं वो ज्यादा होती है। जैसे हमारे पास देखते हैं ना बहुत सारे फोन हम लेते हैं, भाई हमें इतनी स्टोरेज वाला चाहिए तो इसका स्टोरेज बहुत ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा, भारी डेटा प्रोसेसिंग, भारी डेटा प्रोसेसिंग और उच्च भंडारण क्षमता। ये है हमारे उच्च भंडारण क्षमता, भाई कैपेसिटी बहुत हाई होती। ओके, अब यहां पर देखेंगे विशेषता हो गई सर, परिभाषा हो गई है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि सर और क्या इसमें हो सकती, तो प्रकार, या इसकी बात यदि हम कर लें तो दूसरी बात देखिएगा, सामान्यतः यह है ना, याद रखना यह कंप्यूटर बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता, बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता। याद रखना। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने एक बार देखा होगा कि सर जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर की हम स्पीड की बात करते हैं कि सर इसकी स्पीड कब मापते हैं, तो एक चीज आती है सर कंप्यूटर की स्पीड हम कैसे मापते हैं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर की जो स्पीड हम मापते हैं वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है जो मैं आपको नोट डालकर यहाँ लिख देता हूँ, बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड, इसको हिंदी में गति बोलते हैं, गति MIPS में, MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। चलिए बताओ भाई, ओके, चलिए बताएंगे सभी मेरे प्यारे भाई कि यहां तक की बात जो है क्लियर होगी आप सभी को। ठीक है,
चलिए, नेटवर्क सर्वर में भी इसका प्रयोग IBM Z सीरीज है, यूनिसेस क्लियर पाथ में है ना, इसका उदाहरण ही देख सकते हैं IBM Z सीरीज। इसमें और भी लिख सकते हो, बड़ा सर्वर के उपयोग, बड़े सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, बड़े सर्वर के रूप में हम इसको प्रयोग करें। और इसका उदाहरण IBM Z सीरीज जो है आप देख सकते हो, IBM Z सीरीज सीधी से है सर, ये यही भी आप तो बस ये याद रखना कि कैसे कंप्यूटर, क्योंकि भाई 10 यूनिट है, उसमें आपको हमें सतही सतही चीजें, मैंने पहले भी बताया कि हमें सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखकर हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे और एग्जाम में 100% नंबर लाने की पूर्ण संभावना आपको हमारे नोट्स से, क्लास नोट्स से मिलेगी। चलिए, तो अगला जो है हमारे पास है सर सुपर कंप्यूटर। कौन सा है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर है, 500 मेगा फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले, ठीक है, जो हमारे पास बहुत शक्तिशाली, विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो जितनी भी जटिल गणनाएं होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कर ले, मौसम पूर्वानुमान की बात कर ले, इन सभी जितनी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जहां पर होती है, जहां पर बहुत ज्यादा जटिल गणनाएं होती है, वहां सभी में कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा? तो हम बोलेंगे सर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। यहां से बेसिक बेसिक प्रश्न आते हैं, उन सभी को हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे यह पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का जनक विश्व में कौन है, तो बता पाएंगे क्या आप? मैं आपके यहाँ कमेंट देख रहा हूं भाई, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। ओके, ठीक, चलिए, तो आप जैसे देखोगे तो हमारे पास सेम्यूर क्रे नाम के व्यक्ति है, जिन्हें विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। भारत में यदि आपको सुपर कंप्यूटर का जनक है, विजय पांडुरंग भाटकर है। और फ्लॉप्स का मतलब ही होता है कि सुपर कंप्यूटर की जो गति है वह पेटा फ्लॉप्स में मापते हैं, अर्थात फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के रूप में इसको हम मापते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे फर्स्ट है, और भारत का यदि सुपर कंप्यूटर पहला पूछा जाए तो वह हमको कौन सा मिलता है? बताएंगे? बताओ भाई, कोई बच्चा है जो बता पाए मुझे कि सर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइएगा, बताएंगे। यदि किसी बच्चे को पता हो कि भाई भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है? बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, चलिए कोई बात नहीं। और याद रखना, सीधी सी सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा बहुत बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो 500 मेगा फ्लॉप्स की क्षमता से, मेगा फ्लॉप्स का मतलब होता है उसके स्पीड, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? मेगा फ्लॉप्स में। ये मल्टी कोर प्रोसेसिंग होता है, इसमें स्टोरेज ज्यादा होता है, अत्यधिक जटिल कार्य कर सकते हैं। इन सब बेसिक बेसिक बातें हमें समझना है, देखिएगा, ठीक है? इसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो सर इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। 500 500 मेगा फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले, 500 मेगा फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की संज्ञा दी गई। ठीक है, हमने क्या कहा सर कि 500 मेगाफ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले कंप्यूटर को किसकी संज्ञा दी गई है? सुपर कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? यहां पर दूसरी देखिएगा, दूसरा पॉइंट में, अत्यधिक या बड़े शक्तिशाली व अत्यधिक अत्यधिक तीव्र गति से
कार्य करने वाले कंप्यूटर। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की जो मेमोरी होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी सुपर कंप्यूटर की जो मेमोरी होना चाहिए ना, वो 52 MB से अधिक होना चाहिए। मेमोरी 52 MB से 52 MB से अधिक होनी चाहिए। ये हमारे पास एकदम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट परीक्षा में आपसे पूछी गई है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये हो गया सर, परिभाषा हो गई। सुपर कंप्यूटर की मेमोरी 52 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप देखोगे कि इसकी जो गति को मापते हैं वो पेटाफ्लॉप्स में मापते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अब पर इसमें 2-3 बातें जो हैं आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, यदि आपसे कहें, और ये जटिल कार्य को करता है, ये भी आप लिख सकते हो कि जटिल गणनाओं को, यहां हम लिख सकते हैं कि जटिल गणनाओं को करने में समर्थ, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स गणनाएं होती है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उसको करने में सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। देखो, सुपर कंप्यूटर, सुपर नाम ही सुपर हीरो, सुपर कंप्यूटर, सुपर बाइक, जिसमें जो किसी में नहीं है वो सुपर में है। ठीक है, तो उसमें सभी चीजें, उसकी स्टोरेज भी बहुत हाई रहेगी, उसकी स्पीड भी बहुत हाई रहेगी, वो बहुत ज्यादा जटिल कार्य करेगा, जैसे मौसम पूर्वानुमान हो गए, अनुसंधान हो गए, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, जितने भी तमाम प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है, वो सभी चीजें जो है आपको सुपर कंप्यूटर में देखने को मिलेगी। तो सर, परिभाषा हो गई, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी 52 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, 52 MB से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा 2-3 बातें कि सर विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सेम्योर क्रे है। कौन है सर? सेम्योर क्रे है। हमारे पास विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? सेम्योर क्रे है। और वहीं पर यदि आप देखोगे तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट है, याद रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत का भी हम यही लिखते हैं सर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, तो हम बताएंगे सर विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यदि आपसे पूछे तो हम बताएंगे, यहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहां हम देखते हैं, यदि आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो है सर फ्लो सॉल्वर। ठीक है, फ्लो सॉल्वर है। और ये कब बनाया गया है? 1980 में। और किसने बनाया है? ये बनाया है नाल ने अर्थात नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। चलिए, बताओ प्यारे दोस्त, यहां तक की बात स्पष्ट है? कोई समस्या परेशानी है मेरे भाई को? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, विश्व में जनक कौन है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? भारत में कौन है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में और कौन सा सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। पेटाफ्लॉप्स होता क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्लियर है जी? यहां तक बात क्लियर है? उम्मीद है यहां तक की बातें क्लियर होगी। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर याद रखिएगा अगली बात, तो यदि आपसे पूछे ना कि हम बताएंगे सर सुपर कंप्यूटर की स्पीड,
सुपर कंप्यूटर की स्पीड, पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, अर्थात फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है, ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि सर यदि हमसे पूछे कि सर इसकी जो है, ठीक है, 1 मिनट का समझिए। ओके, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है पेटाफ्लॉप्स ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखिएगा बेटा। इसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में हमसे ये पूछा। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होते हैं, मौसम पूर्वानुमान हो गए, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, है ना। यदि आप इसका अनुप्रयोग देखोगे, अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, परमाणु सिमुलेशन आदि में प्रयोग किया जाता है। परमाणु सिमुलेशन आदि में प्रयोग। ओके, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे भाई, एक आध बताएगा कोई? यहां तक की बातें जो है क्लियर है, जैसे फुगाकू है, हाँ जी। चलिए, पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, ये बात जो है आपको क्लियर है। ओके, चलिए इसमें कुछ और बातें भी हैं हमारे पास सुपर कंप्यूटर में है। तो एक हमारे पास सुपर कंप्यूटिंग मिशन आता है जो 2015 से 7 वर्षों के लिए चलाया गया था। और भारत में कौन कौन से है, जैसे प्रत्युष है, मिहिर है, परम प्रवेगा है, परम है, प्रत्युष है, ये बहुत सारे हमारे पास, जैसे धनुष है, इस तरीके के तमाम प्रकार के जितने भी सुपर कंप्यूटर है उनकी हम बात करेंगे। और टॉप 500 नाम की एक बेटा लिस्ट जारी होती है, उनको भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा समझ लीजिए, दो एक हमने देखा था, यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारा है ना, जैसे देखिए ये हमारा है यहाँ पर कि जैसे सामान्य उद्देश्य और ये विशेष उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य भाई डेटा को प्रोसेस करना है, एमएस वर्ड पर फाइल बनाना, ये सब सामान्य उद्देश्य हो गए। विशेष उद्देश्य में जैसे कि आपको एटीएम मशीन हो गया, तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के लिए होते हैं। तो ये ज्यादा सामान्य सा है, इसमें ज्यादा हमें समझना नहीं है, एकदम बेसिक सा प्रश्न है जो आपको सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा, ठीक है सर जी। उम्मीद है यहां तक की बात जो है क्लियर है। तो इसमें हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में, ठीक है। चलिए, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहां लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर, या फिर हम एक पेज और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य, ना, सामान्य उद्देश्य, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्यों को करना है। इनका उपयोग, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए, सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है ना। जैसे डेटा को प्रोसेस करना है, इंटरनेट सर्फिंग करना है, उदाहरण में, है ना, डेटा प्रोसेसिंग, गेमिंग, इनके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे, विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन, एटीएम, कैलकुलेटर, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। इनका उपयोग, इनका उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है,
चलिए ओके। अब ये याद रखिएगा विशिष्ट कार्यों में उदाहरण में आप एटीएम ले सकते हो, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, एटीएम है, ठीक है, फिर कैलकुलेटर है और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य के लिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सर, जो पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, उनकी स्पीड वगैरह हमने सब देख ली है। तो आज जो है हमने बहुत सारी चीजें को कवर करने का प्रयास किया है। कल जो है हम कंप्यूटर के भागों को भी देख लेंगे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और इन सबको क्या क्या कहते हैं, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य के आधार पर। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आज का सेशन जो है आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो आज हमने प्रयास किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ लिया है। कल हम भारत के सुपर कंप्यूटर को पढ़ेंगे और वहीं पर कंप्यूटर के मुख्य भाग में इनपुट आउटपुट डिवाइस, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट को समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।